करते हुए बड़ी और अहम जानकारी आपको नोएडा से देंगे। नोएडा सेक्टर 3 में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। भीषण आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और गाड़ियों ने आग को बुझाने की जो प्रक्रिया है वो तेज कर दी है। आग पर काबू पाने की कोशिश बदस्तूर जारी है। नोएडा के थाना फेज 1 क्षेत्र की यह पूरी घटना है। तो बड़ी खबर, हम जानकारी आपको नोएडा से दे रहे हैं जहां पर यह बड़ी घटना सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमर सैनी जुड़ गए हमारे साथ में। अमर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बताऊं पूजा की नोएडा की जो सेक्टर 3 में है, एक कंपनी एरिया है। इस कंपनी एरिया में एक निजी कंपनी है जहां पर केमिकल फैक्ट्री है, जो उसमें भीषण आग लगी है। आग लगने का कारण जो है अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि जो आला अधिकारी हैं, वो आला अधिकारी जो है उस मौके पर मौजूद है और काफी जो है बड़ी आग है। इस पर करीबन आधा दर्जन जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी है मौके पर है। वो लगातार जो है अभी अपना आग को बुझाने का जो है प्रथम कार्य वो कर रही है। हालांकि जो एरिया है, एरिया पूरा जो है आसपास का जो एरिया कंपनी का वो खाली कराया गया और जो पूरा जो आसपास की फैक्ट्री है उनको खाली कराया गया। लगातार जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है लगातार आग बुझाने का जो कार्य यहाँ पे कर रही है। लगातार ये नोएडा के सेक्टर 3 में जो है ये कंपनी है, जहाँ पर C14 इसका एड्रेस है, C14 सेक्टर 3 में, जहाँ पर अभी जो आग जो है काफी तादाद में इसमें आग लगी। काफी बड़ा एरिया जो है यहाँ पर बताया जा रहा है इसका। लगातार जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो आग को बुझाने का काम कर रही है। लगातार जो है आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी पूजा। बिल्कुल, जान माल की हानि तो कोई नहीं हुई है यहाँ पर अमर? देखिए, अभी कोई सूचना ऐसी नहीं आई। लगातार जो है हम अधिकारी से बात कर रहे हैं, लगातार अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद है। अभी तक कोई जनहानि की कोई सूचना अभी तक ऐसी नहीं मिल पाई है। लगातार जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है लगातार आग बुझाने का काम अभी कर रही है। अभी हालांकि अभी आग जो है पूरी तरह से तरीके से बुझाई नहीं गई है। लगातार उसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है लगातार आग को बुझाने का काम कर रही है। पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उम्र और आसपास के एरिया की कार्बन डेटिंग को लेकर के कोर्ट का फैसला आना था, जो कि टल चुका है। सुनवाई की अगली तारीख 11 अक्टूबर तय करी गई है। कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। कोर्ट में दोनों पक्ष के लोग मौजूद थे। हिंदू पक्ष की ओर से जारी वादी महिलाएं और उनके वकील विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन कोर्ट में पहुंचे थे। जिला जज डॉक्टर AK विशेश्वर की कोर्ट ने कहा कि वादिनी 5 महिलाएं एकमत होकर अपनी बात रखें और बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की किस वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो। मुझसे और मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब से, जो प्लेंटिफ नंबर 2 से 5 की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, कोर्ट ने कहा हम चाहते हैं ऑर्डर पास करने से पहले कुछ क्वेरीज है हमारी, उस क्वेरीज को आप सॉल्व कर दीजिए, उस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। और कोर्ट की 2 क्वेरी थी। पहला कि जो शिवलिंग वहां पे बरामद हुआ है 16 मई को कमीशन की कार्रवाई के दौरान, क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है। और दूसरा, क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है जिसमें कार्बन डेटिंग और बाकी प्रक्रिया अडॉप्ट की जा सकती है। कंडोलेंस के बाद भी चूंकि फैसला आना था, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि मैं थोड़ा इस पे और क्लेरिफाई होना चाह रहा हूँ कि क्या कार्बन डेटिंग ये संभव है, वैज्ञानिक टेस्ट, साइंटिफिक टेस्ट इस पे संभव है कि नहीं है, ये थोड़ा हम क्लियर होना चाह रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति था कि ये पार्ट ऑफ सूट है कि नहीं, ये पार्ट ऑफ सूट नहीं है इनका। ये चूंकि श्रृंगार गौरी के पूजन की बात कर रहे हैं, फिर शिवलिंग की बात कहाँ से आ गई। तो हम लोगों ने न्यायालय को अपने दावों को जो है स्पष्ट किया। तो बहुत उलझा हुआ केस धीरे धीरे होता जा रहा है और फाइनली जो जज हैं उन्होंने फेडअप होकर के ये कह भी दिया है कि आप जितनी वादी महिलाएं हैं वो तय कर लें कि आखिरकार जो फैसला है उन्हें किस दिशा में चाहिए। कार्बन डेटिंग की बात कर रही हैं, श्रृंगार गौरी की पूजा की बात कर रही हैं, या फिर अन्य कोई बात अपनी वो साझा कर रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखरन से शिष्टाचार भेंट करी है और अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं और उत्तर प्रदेश की चहुमुखी विकास पर
विस्तार से चर्चा करी। तो वहीं इस मुलाकात पर अब कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की बेहतर निवेश पॉलिसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के असर के चलते टाटा सन्स उत्तर प्रदेश में जल्द ही निवेश कर सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भी टाटा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उत्तर प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जताई थी। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप की हॉस्पिटैलिटी, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, एविएशन के सेक्टर में काफी ज्यादा मजबूत पकड़ मानी जाती है। तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में लगातार एडमिट चल रहे हैं। उन्हें अस्पताल के आईसीयू वार्ड में रखा गया है और उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। आज हॉस्पिटल प्रशासन ने फिर से मुलायम सिंह का हेल्थ बुलेटिन जारी किया, जिसमें अस्पताल प्रशासन ने बताया है कि मुलायम सिंह की हालत अभी भी क्रिटिकल स्टेज पर है। उनके इलाज के लिए विशेष डॉक्टरों की टीम लगातार काम कर रही है। तो स्थिति जब क्रिटिकल हो तो हालचाल जानने का सिलसिला जारी ही रहता है और इसी सिलसिले में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने के लिए गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे थे। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव समेत परिवार के तमाम सदस्यों से मुलाकात करी और नेताजी की जो तबीयत है उसके बारे में जानकारी भी ली और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करीबन आधे घंटे तक मेदांता हॉस्पिटल में मौजूद रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी के लिए हम सब बहुत ज्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं। मुलायम सिंह के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जल्द ही ठीक हों। दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक के मुलायम का हाल जानने पहुंचने पर समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। बात कानपुर देहात की करेंगे, जहां पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर के हवन किया जा रहा है। सपा कार्यालय में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में लगातार एडमिट हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो निगरानी है उसमें उनका स्वास्थ्य का इलाज भी चल रहा है। साथ ही उनके जल्द ही ठीक हो जाने को लेकर के हवन पूजन का दौर कार्यकर्ताओं की ओर से जारी है। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल में कम बारिश के चलते हुए नुकसान को लेकर के कृषि विभाग ने कृषि भवन में आज राज्य स्तरीय रबी उत्पादन विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख शामिल हुए। साथ ही विचार गोष्ठी में उत्तर प्रदेश के तमाम किसानों ने भी हिस्सा लिया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि उत्तर प्रदेश में किसानों को फायदा देने के लिए बीज में 50% अनुदान दिया जा रहा है और तमाम कृषि से जुड़े उपकरणों पर विशेष छूट दी जा रही है। खरीफ की फसल में बारिश के कारण काफी नुकसान पहुंचा। किसानों को इस वजह से रबी की फसल में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। सरकार ने बीज और खाद का भंडारण भी भरपूर तरीके से किया है। देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश की एक राज्य स्तरीय रबी उत्पादक गोष्ठी है और सब जिलों से किसानों को बुलाया गया है और यहाँ पर गोष्ठी में किस तरह से अपना जो कृषि विभाग है वो किस तरह की फैसिलिटी किसानों को दे रहा, किसानों को कैसे बेहतर फसल को, क्योंकि इस समय आपने देखा होगा कि पहले सूखे की मार पड़ गई और इस समय बरसात बहुत ज़्यादा, तो किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसके तहत इस गोष्ठी के माध्यम से भी वैसे भी हमारे जो अधिकारी लोग हैं उसका सर्वे करा के कि किसानों को कैसे लाभ दे सकते हैं, कैसे उनकी फसल को आगे उनको अच्छी फसल दे सकते हैं, इस तरह के आज गोष्ठी होगी और उस पर विचार भी होगा और उसमें लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे और किसानों के सुझावों के साथ साथ उस पर सरकार अमल भी करेगी और किसानों की आय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है कि किसानों की आय दुगनी चौगनी करनी है, उसके तहत इस गोष्ठी में बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी जिसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे और उसको किसानों को अच्छी फैसिलिटी देने का काम करेंगे। देखिए, राज्य स्तरीय रबी गोष्ठी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि उत्तर प्रदेश का अधिकांश किसान जो है वो किसानी का काम करता है और लगभग 68% ऐसे लोग हैं जो खेती पर अपनी आजीविका को संचालित करते हैं और इसलिए हर साल इस बात का प्रयास किया जाता है कि राज्य के भीतर खाद्यान्न उत्पादन
तेजी से आगे की ओर बढ़ाया जाए। यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य रहा है कि पिछले वर्षों में 600 लाख मीट्रिक टन और उससे ऊपर भी पहुंचने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने बनाया है। उसमें रबी के फसल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और विशेष रूप से गेहूं, उत्तर प्रदेश जो है गेहूं में देश में सबसे सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में है। और हमारा ये जो प्रयास है कि गेहूं के क्षेत्र को ठीक प्रकार से इस साल लगाया जाए, क्योंकि खरीफ के सीजन में बरसात के कारण जो है वो धान की फसल खराब हुई है और किसानों को कंपनसेट करने के लिए आवश्यक है कि उनको बेहतर बीज, उनको बेहतर तकनीकी और साथ साथ समय का प्रबंधन, कि समय से वो कैसे अपनी खेती को करें, इसके लिए जागरूक करना है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी कल शनिवार को पदभार ग्रहण करने वाले हैं। उनके साथ ही 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी कार्यभार संभालेंगे। बसपा में काशीराम के शिष्य रहे पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी दलित राजनीति के बड़े पुरोधा कहलाते हैं। फिलहाल कांग्रेस ने बृजलाल के नाम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा दांव चला है। तो वहीं कांग्रेस के कई नेताओं में इस बात की भी हलचल देखी जा रही है कि बसपा में आयोजित नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में सौंपी जा रही है, जिसमें बृजलाल खाबरी के साथ ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे जैसे नाम शामिल किए गए, जिन्हें प्रांतीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस अपने पुराने फॉर्मूले मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण पर एक बार फिर से काम करती नजर आ रही है, क्योंकि अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष के नामों के जिस तरीके से ऐलान हुए उनमें जातीय समीकरणों का खासा ख्याल रखा गया है। अब देखना ही होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह जातीय समीकरण आखिरकार क्या कमाल दिखाता है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी शनिवार को पदभार ग्रहण करेंगे। उनके साथ ही 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो भी पदभार ग्रहण करेंगे। इस पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और बृजलाल खाबरी के जो कार्यालय है उसको सुसज्जित किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि बृजलाल खाबरी एक बड़े नेता हैं, दलितों के मसीहा कहलाते थे, क्योंकि वो काशीराम के शिष्य थे और बहुजन समाज पार्टी में एक लंबे समय तक उन्होंने दलितों के मुद्दों को हवा दी, आवाज़ दी और अब वो कांग्रेस कमेटी में शामिल हो चुके हैं लंबे अरसे से और अब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। शनिवार को वो पदभार ग्रहण करेंगे। इसके बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमेटी का भी पुनर्निर्माण होगा, उसमें जो इकाइयाँ हैं उसमें भी बदलाव होंगे, क्योंकि एक बड़े बदलाव की ओर कांग्रेस देख रही है। क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने हुंकार भरी है, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है, दूसरी तरफ चुनाव चल रहा है, कांग्रेस कमेटी के चुनाव है जिसको लेकर शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे भी उत्तर प्रदेश आने वाले हैं। इस बात की भी चर्चाएं हैं कि वो आएंगे और यहाँ पर जो कांग्रेस कमेटी है उससे वो सपोर्ट मांगेंगे। तो फिलहाल उस चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन एक तरफ बृजलाल खाबरी को जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इसके अलावा 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए, उसमें अब कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा सा दबदबा जरूर नजर आता है, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी और इसके अलावा जिस तरह से और जो नेता आए हैं बहुजन समाज पार्टी को, उनको जो यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, नकुल दुबे खासकर और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अजय राय प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ते आए हैं, तो उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो फिलहाल बृजलाल खाबरी के पदभार ग्रहण करने के बाद कांग्रेस एक बड़े बदलाव की ओर देख रही है। अब देखना होगा कि बृजलाल खाबरी जब प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं उसके बाद वो कितना जान फूंक पाते हैं कांग्रेस में, और 2024 की जो तैयारी चल रही है उसको लेकर क्या रणनीति तैयार होती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ जनता टीवी।